हेलो दोस्तों, तो आज जो है ना हिस्ट्री का न्यू चैप्टर जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। कल की क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 2 को पूरी तरह से समाप्त कर लिए थे, ठीक। और आज एक न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री का जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, ठीक है। और पार्ट 1 है इसका, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाइए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम तो है हिंद चीन। अब देखिए, हिंद चीन कहने का अर्थ है एक क्षेत्र था। हिंद चीन क्या था? एक क्षेत्र था। तो इस क्षेत्र के अंतर्गत कुल 3 देश आते थे, ठीक है। जिस 3 देश का नाम है कि वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। हिंद चीन क्या है? तो हिंद चीन एक क्षेत्र है और इसके बारे में यहाँ पर पूरे तरह से दिया गया है, पॉइंट बाय पॉइंट। आपको इसमें याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि पॉइंट बाय पॉइंट दिया गया है, एक लाइन में दिया गया है, ठीक है। जैसे हिंद चीन जो है ना वो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। एशिया जो महादेश है उसमें क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है, ठीक है। दक्षिण की तरफ स्थित है, ठीक है। हिंद चीन का जो क्षेत्रफल है, हिंद चीन कितना दूर में फैला हुआ है? तो 3 लाख वर्ग किलोमीटर या फिर 2.8 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। या तो 3 लाख वर्ग किलोमीटर या तो 2.8 वर्ग किलोमीटर, दोनों में से जो ऑप्शन रहेगा आप उस पर मार दीजिएगा, ठीक है। तो हिंद चीन का क्षेत्रफल कितना दूर में है? हिंद चीन कितना दूर में फैला है? तो 3 लाख वर्ग किलोमीटर या फिर 2.8 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तीसरा पॉइंट कहता है हिंद चीन में वर्तमान में कौन कौन से देश आते हैं? तो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। कौन कौन से हैं देश? वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, ठीक है। हिंद चीन में कुल 3 देश आते हैं, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। यहाँ पर हिंदू लिखा गया, ठीक है, गलती हो गया। हिंद चीन के उत्तर में म्यांमार। हिंद चीन का जैसे भारत का चौहद्दी कहेंगे उसी प्रकार से क्या है, अगर कहें कि हिंद चीन का चौहद्दी क्या होगा, कंपाउंड क्या होगा, उसका चौहद्दी क्या होगा, ठीक है। तो हिंद चीन के जो है ना उत्तर में म्यांमार पड़ता है और चीन भी पड़ता है, ठीक है। हिंद चीन के उत्तर में म्यांमार और चीन दोनों पड़ता है, जबकि दक्षिण में चीन सागर पड़ता है, ठीक है। और पश्चिम में म्यांमार के क्षेत्र आते हैं। इसी म्यांमार के क्षेत्र जो उत्तर में म्यांमार है ना उसी का म्यांमार के कुछ क्षेत्र आते हैं, ठीक है, पश्चिम में। अब देखिए, जिस प्रकार से भारत में बोलेंगे ना, देखिए दक्षिण में क्या है? हिमालय है, उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर है, इस प्रकार से बोलेंगे ना। उसी प्रकार से अगर हिंद चीन का कहा तो उत्तर में म्यांमार और चीन के क्षेत्र चीन है, जबकि दक्षिण में चीन सागर और पश्चिम में क्या है? म्यांमार के कुछ क्षेत्र आते हैं। उसका अगला कहता है हिंद चीन के कुछ क्षेत्रों पर हिंदुस्तान और कुछ क्षेत्रों पर चीन का प्रभाव था, इसलिए से हिंद चीन के नाम से जाना जाता था। आखिर हिंद चीन को हिंद चीन के नाम से क्यों जाना जाता था? हिंद चीन जो क्षेत्र था, तो हिंद चीन के कुछ क्षेत्रों पर क्या था? हिंदुस्तान, और कुछ क्षेत्रों पर चीन का प्रभाव था, इसलिए इसे हिंद चीन के नाम से जाना जाता। अब हिंद से हो जाएगा हिंदुस्तान और चीन से तो चीन हो जाएगा, इसलिए इसे हिंद चीन के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो पहला में यही सब था कि हिंद चीन दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। एशिया के किस दिशा में स्थित है? तो पूर्व दिशा में स्थित है, ठीक है। दक्षिण पूर्व मतलब दोनों के बीच में है, ठीक है, दक्षिण और पूर्व के बीच में, ठीक। हिंद चीन का जो क्षेत्रफल है कितना दूर में फैला है? तो 3 लाख वर्ग किलोमीटर या फिर 2.8 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। हिंद चीन में वर्तमान में कौन कौन से देश आते हैं? वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, ठीक है। उसके बाद हिंद चीन के उत्तर में क्या पड़ता है? म्यांमार और चीन है, जबकि दक्षिण में चीन सागर और पश्चिम में म्यांमार के क्षेत्र आते हैं, ठीक। ये सब जो है ना विश्व का इतिहास है, इसलिए इसे समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। हिस्ट्री के क्लास 10th के हिस्ट्री के लगभग 3 चैप्टर तक क्या है? विश्व का इतिहास है, लेकिन 4th चैप्टर से जो है ना भारत के इतिहास में हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो विश्व के इतिहास में समझने में कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगा ही होगा, आप बस अच्छे से समझिए, ठीक है। हिंद चीन के कुछ क्षेत्रों पर हिंदुस्तान और कुछ क्षेत्रों पर चीन का प्रभाव था, जिसके कारण उसे हिंद चीन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अगला पॉइंट कहता है कि हिंद चीन के तोंकिन एवं अन्नाम में चीन का प्रभाव था। देखिए, वियतनाम के तोकिन मतलब चीन का प्रभाव किस पर था? वियतनाम पर था, ठीक है। और वियतनाम के यहाँ पर 2 क्षेत्र आते हैं, वियतनाम के अंतर्गत 2 क्षेत्र। अब देखिए, हिंद चीन के अंतर्गत कितने देश आते हैं? 3 देश, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, ठीक है, या फिर लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। जबकि वियतनाम के अंतर्गत 2 क्षेत्र आते हैं, तोंकिन और अन्नाम। इन 2 को मिलाकर वियतनाम बनता है, ठीक है। अब देखिए, भारत के जैसा समझिए कि 28 राज्यों को मिलाकर एक भारत बनाया गया। उसी प्रकार से वियतनाम को बनाने के लिए इन्हें 2 राज्यों की आवश्यकता हुई, तोंकिन और अन्नाम। तो तोंकिन और अन्नाम को मिलाकर एक वियतनाम बना, और इस पर चीन का प्रभाव था, ठीक है। चीन का प्रभाव किस पर था? चीन का कह सकते हैं कि
कह सकते हैं कि वियतनाम जो था ना वो चीन के मतलब गुलामी था, ठीक है, चीन का गुलाम। उसी प्रकार से लाओस और कंबोडिया, मतलब तीन देश आते हैं, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। तो वियतनाम तो इसके अंतर्गत, चीन के अंतर्गत, तो बचा कौन, लाओस और कंबोडिया। तो लाओस और कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था, ठीक है, भारतीय संस्कृति यानी कि हिंदुस्तान का प्रभाव था, ठीक है। 4वीं शताब्दी में भारतवंशी राजा ने कंबोज राज्य की स्थापना की थी, परंतु 16वीं शताब्दी में कंबोज का पतन हो गया, ठीक है। 4वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी, तो 4वीं शताब्दी में भारत के एक राजा थे जिन्होंने क्या किया, कंबोज राज्य की स्थापना की थी। क्या किए थे, कंबोज राज्य की स्थापना किए थे, जो कि 16वीं शताब्दी में कंबोज का पतन हो गया। पतन हो गया मतलब क्या, हट गया, ठीक है, ठीक, पतन हो गया उसका, वहां पर नहीं रह पाया, ठीक है। इसका निर्माण कब हुआ था, 4वीं शताब्दी में। किसने किया था, तो भारत के राजा ने किया था। और इसका पतन कब हुआ, तो 16वीं शताब्दी में हो गया, ठीक है। कंबोज भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र था, ठीक है, जो कि हिंद चीन में क्या था, जो कि लाओस और कंबोडिया जो था, इसके अंतर इसी के किसी क्षेत्र में क्या कंबोज बनाया था भारतीय लोग, ठीक है। ये जो भारतवंशी राजा हैं, इन्होंने क्या किए, कंबोज कहाँ का क्षेत्र है, तो कंबोज वहीं का क्षेत्र है, हिंद चीन का, ठीक है। मतलब इन्हीं दोनों के अंतर्गत लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र है, ठीक। इन्हीं दोनों का कोई क्षेत्र होगा कंबोज, ठीक है। उस कंबोज का स्थापना किसने किया था, तो भारत का एक राजा ने किए थे, जो कि कंबोज राज्य का स्थापना, ठीक है। और कंबोज भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र था, ठीक है। चीन में नहीं, हिंद चीन में क्या था, कंबोज क्या था, भारतीय संस्कृति का एक प्रधान केंद्र था, ठीक है। 12वीं शताब्दी में राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने कंबोडिया में अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किया, ठीक है। लाओस और कंबोडिया जिस पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था, ठीक है, भारतीय संस्कृति का क्या था, प्रभाव था। तो इसलिए 12वीं शताब्दी में राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने क्या, ये कौन थे, राजा सूर्य वर्मा द्वितीय, जो कि कंबोडिया में अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण कराया। कंबोडिया में अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण कहाँ हुआ था, तो कंबोडिया में हुआ था, ठीक है। और सूर्य वर्मा द्वितीय ने उसका निर्माण करवाया था, कब करवाया था, तो 12वीं शताब्दी में, ठीक है। कहाँ पर, तो कंबोडिया में। तो इसमें हम लोग क्या जाने कि वियतनाम के तोंकिन और अन्नाम में चीन का प्रभाव था। चीन का प्रभाव किस पर था, वियतनाम पर, ठीक है। वियतनाम के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तोंकिन और अन्नाम। तोंकिन और अन्नाम को मिलाकर वियतनाम बनता है। लाओस और कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था, ठीक है। लाओस और कंबोडिया, हमने कहा कि हिंद चीन के अंतर्गत 3 क्षेत्र आते हैं, 3 देश आते हैं, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया, जिसमें वियतनाम पर चीन का प्रभाव, जबकि लाओस और कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव। 4वीं शताब्दी में क्या हुआ, भारतवंशी राजा ने कंबोज राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। क्या किया, स्थापना किए थे, किसका, तो कंबोज राज्य का। उस राज्य का नाम है कंबोज, ठीक है। जो कंबोज क्या है, एक राज्य है, और कहाँ का है, तो इन्हीं लाओस और कंबोडिया के हैं ये कंबोज राज्य, ठीक है। कंबोज राज्य जो कि 16वीं शताब्दी में क्या हुआ, उसका पतन हो गया, ठीक है। 16वीं शताब्दी में उसका पतन, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो भारत के जो राजा थे, ठीक है। और 4वीं शताब्दी में हुआ था, 16वीं शताब्दी में इसका पतन हो गया, ठीक है। कंबोज भारतीय संस्कृति का क्या था, प्रधान केंद्र था। कहाँ का प्रधान केंद्र था, तो हिंद चीन का प्रधान केंद्र था, यानी कि लाओस और कंबोडिया का प्रधान केंद्र था, ठीक है। कंबोज क्या था, कंबोज एक राज्य था, एक क्षेत्र का नाम था। 12वीं शताब्दी में राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने क्या किया, कंबोडिया में एक अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण करवाया। राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने किस मंदिर का निर्माण करवाया, तो अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण, जो कि 12वीं शताब्दी में करवाए थे, ठीक है। फिलहाल कौन सी शताब्दी, 21वीं शताब्दी चल रही है, ठीक। तो ये हिंद चीन के बारे में ये सब कुछ बेसिक बातें था, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे हिंद चीन में व्यापारिक कंपनियों का आगमन। जैसे कि दो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा, एक यूरोप में राष्ट्रवाद, एक समाजवाद एवं साम्यवाद। इन दोनों चैप्टर में हम लोगों ने क्या किया, पहले चैप्टर में जर्मनी का एकीकरण हुआ, इटली का एकीकरण हुआ, उन सभी देशों का। उसी प्रकार से दूसरे चैप्टर में रूस का एकीकरण हुआ, कैसे हुआ, जो देश कब्जा किए थे उसको कैसे हटाया गया, राष्ट्रवाद की भावना जगा। उसी प्रकार से हिंद चीन जो क्षेत्र है, इसमें 3 देश आते हैं, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। तो उन पर भी क्या था, कई देश का कब्जा किए थे, ठीक है, उनको गुलाम बनाए थे। तो उनके अंदर भी राष्ट्रवाद का भावना कैसे जगा, उन पर कैसे दूसरे देश आकर कब्जा किए, ये सब तीसरे चैप्टर में जानना है, ठीक है। जैसे कि पहले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में जाने उसी प्रकार से कि राष्ट्रवाद का भावना जगा, फिर क्रांति हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, लोकतंत्र आया वहां पर, ठीक। तो कहीं ना कहीं उसी प्रकार से इसमें भी हिंद चीन में अब क्या, व्यापारिक कंपनियों का आगमन। व्यापारिक कंपनियों का आगमन, कहीं ना कहीं कोई भी देश पहले क्या करता है, कब्जा नहीं करता है, पहले ही उपनिवेश नहीं बनाता है, पहले वहां पर जाता है। भारत में भी ऐसा ही हुआ। इंग्लैंड ने ना हम पर कब्जा किए थे, तो यानी कि ब्रिटेन।
तो उसने कब्जा किया था, तो पहले वह क्या था, व्यापार करने आया था। उसी प्रकार से हिंद चीन में क्या किया, ये जो पुर्तगाली लोग थे ये व्यापार करने गए। पर सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने क्या कहता 1510 में मलक्का को व्यापारियों का केंद्र बनाकर हिंद चीनी देशों के साथ व्यापार शुरू किया। व्यापारिक कंपनियों का कोई भी देश तब तक उपनिवेश नहीं बनाता, तब तक उसको गुलाम नहीं बनाता। मतलब वहां पर पहले क्या जाता है, पहले वहां पर कंपनी खोलता है और उसके बाद वहां का लोगों का गुलाम बनाता है। ठीक, तो सर्वप्रथम पुर्तगाली ने क्या किया, पुर्तगाली व्यापारियों ने यहाँ पर व्यापार करने के उद्देश्य से जाता है हिंद चीन में, जो कि 1510 में जाता है। और कहा हिंद चीन की एक क्षेत्र जिसका नाम है मलक्का, तो मलक्का को क्या बनाता है, व्यापारियों का केंद्र। एक केंद्र होता है ना जिसमें सब कुछ चक्कर रखा जाएगा, उसमें रहा जाएगा, तो व्यापारियों का केंद्र बना। से हिंद चीनी देशों के साथ मिलकर क्या क्या व्यापार शुरू कर दिया। ठीक है, पुर्तगाली के बाद हिंद चीन जो क्षेत्र था उसमें कौन कौन से देश, तो पुर्तगाली के बाद डच आए, इंग्लैंड आए और फ्रांस आए। ठीक है, पुर्तगाली के बाद पहले तो पुर्तगाली वहां पर व्यापार करने गया, उसके बाद क्या आया, डच, इंग्लैंड और फ्रांस आया। ठीक, क्या किया, कई देशों ने जाकर शोषण किया। ठीक है, भारत को भी ऐसा हुआ है। ठीक है, लेकिन क्या किया, इंग्लैंड जिसे हम अंग्रेज के नाम से जानते हैं, तो उसने रख लिया कब्जा। उसने क्या किया, उसने कब्जा किया। कई देश आकर व्यापार करने आते हैं, लेकिन फिर भी लास्ट में कोई ऐसा देश होता है जो कि क्या करता है, कब्जा कर लेता है। ठीक, तो सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने 1510 में मलक्का को व्यापारियों का केंद्र बनाकर हिंद चीनी देशों के साथ क्या किया, व्यापार शुरू किया। ठीक, 1510 में किसका की कहा, व्यापारियों का केंद्र का नाम क्या है, मलक्का। किसने आया था सर्वप्रथम हिंद चीन में व्यापार करने, तो पुर्तगाली लोग आए थे। क्या किए, भारत को भी कहीं ना कहीं पुर्तगाली ही, वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाली के थे। ठीक है, ठीक, वो भारत का खोज किए। ठीक है, तो और पुर्तगाली के बाद क्या हुआ, पुर्तगाली जब चले गए उसके बाद डच आया, इंग्लैंड आया, फ्रांस आया हिंद चीन में। ठीक है, जिसमें से क्या किया, फ्रांस ने कब्जा कर लिया। इन दोनों, ये डच, इंग्लैंड, पुर्तगाली, ये सब कब्जा नहीं किया, व्यापार करके चले गए, लेकिन फ्रांस ने क्या किया, कब्जा कर लिया। नोट में लिखा है, हिंद में चीन में बसने वाले जो फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसी मतलब फ्रांस के जो लोग थे जो हिंद चीन में रहते थे, उनको कोलन कहे जाते थे। जैसे कि इंग्लैंड का कोई व्यक्ति भारत में उस समय 19वीं शताब्दी 1900 ईस्वी में रहता था, तो उन्हें हम अंग्रेज के नाम से जानते थे। ठीक, अंग्रेज के नाम से भारत में जाना जाता था। उसी टाइप से जो फ्रांस के लोग कब्जा किए थे हिंद चीन देशों पर, तो हिंद चीन में उनको क्या कहा जाता था, कोलन कहा जाता था। ठीक, तो कोलन कहा जाता था। ये रहा हिंद चीन में व्यापारिक कंपनियों का आगमन कैसे हुआ व्यापारिक कंपनियों का, तो इसमें। ठीक, अगला है कि हिंद चीन में फ्रांस के द्वारा किए गए कार्य। भारत में भी ऐसा ही हुआ कि अंग्रेजों ने इंग्लैंड ने जिसने कब्जा किया था भारत पर, कुछ अच्छे भी काम किए जो कि अपने लिए उन लोगों ने किया, जिससे भारत को भी फायदा हो। उसी प्रकार से हिंद चीन में कुछ कार्य किए थे। ठीक है, जो कि फ्रांस जो कब्जा किया था हिंद चीन देश पर, उसने भी कुछ कार्य किया। पहला, फ्रांस ने हिंद चीन के नगर यानी कि शहर, बंदरगाहों जहां पर जहाज रुकता है, किसानों, मजदूरों, संसाधन आदि का भरपूर शोषण किया। सबसे पहले क्या किया कि उसने वहां के जो नगर थे, वहां के जो बंदरगाह थे, वहां के किसान, जो मजदूर या फिर संसाधन क्या, मानव जीवन के लिए जो उपयोगी होता है वही संसाधन होता है, इनका भरपूर शोषण किया। ठीक है, पहले शोषण किया। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट कहता है कि फ्रांसीसियों ने शोषण के साथ कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए नहरों एवं जल निकासी का समुचित प्रबंधन किया। फ्रांसीसियों ने शोषण तो किया, लेकिन उसके बाद क्या किया, कृषि उत्पादकता, कृषि को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया, नहर की व्यवस्था किया एवं जल निकासी का, जल को ले जाने के लिए व्यवस्था किया, पूरी समुचित प्रबंध किया। ठीक है, समुचित रूप से व्यवस्था किया। और दलदल भूमि जहां पर खेती नहीं होती थी, वो भी दलदल भूमि एवं जंगलों आदि में कृषि क्षेत्र को बढ़ाया। ठीक है, जंगलों को कुछ काटा जिसमें कृषि क्षेत्र बढ़ा, जिसके कारण वियतनाम विश्व का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया। क्या, वो चावल निर्यातक देश बन गया। अब वियतनाम पर फ्रांस का ही तो कब्जा था, तो वो क्या किया, वियतनाम क्या हो गया, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया। ठीक है, किसके चलते, तो फ्रांस के चलते ही बना। ठीक है, तो कुछ अच्छे काम भी करते हैं, कुछ खराब काम। जैसे फ्रांसीसियों ने क्या किया, शोषण के साथ क्या किया, कृषि उत्पादकता को बढ़ाया है, जिसके कारण क्या हुआ, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया। ठीक है, एक होता है आयात और एक होता है निर्यात। आयात का मतलब होता है मंगाया जाता है, ठीक है, दूसरे देश से, लेकिन निर्यात का मतलब होता है यहाँ से भेजा जाता है किसी और देश। तीसरा पॉइंट कहता है फ्रांसीसियों ने उत्तर से दक्षिण हिंद तक विशाल रेल नेटवर्क एवं सड़क का जाल बिछाया। फ्रांसीसी जो लोग थे उन्होंने क्या किए, फ्रांस के जो लोग थे उन्होंने उत्तर से दक्षिण हिंद चीन नहीं कर सका, वियतनाम के उत्तर से
दक्षिण हिंद चीन तक विशाल रेल नेटवर्क एवं सड़क का जाल बिछवाया। ये किस लिए बिछवाया? इसलिए क्योंकि जो यहाँ पर कृषि का जो खेती करवा रहा था, जिस प्रकार से भारत में क्या नील की खेती करवा रहा था, उसी प्रकार से कृषि का जो खेती करवा रहा था वियतनाम में, तो उसको ले जाने के लिए क्या किया, इसका व्यवस्था किया कि विशाल रेल नेटवर्क एवं जल एवं सड़क का जल बिछवाया। ठीक है, रेल को ले जाने के लिए एवं सड़क का क्या, रेल को ले जाने के लिए सड़क की जरूरत पड़ा, तो उसका क्या किया, जल बिछवाया। ठीक है, मतलब जल का मतलब ये जल नहीं समझे, जल के जैसा बिछवाया गया। ठीक है, सड़क का। ठीक, कहां से कहां तक? उत्तर से दक्षिण तक। ठीक है, जैसे भारत के जैसा समझ सकते हैं, नील की खेती करवाता था और फिर वह क्या ले जाए, इंग्लैंड में ले जाकर क्या करता था, बेचता था। उसी प्रकार से फ्रांस क्या किया, यहाँ पर खेती करवाता था और ले जाता था अपने देश में बेचता था। ठीक है, तीसरा पॉइंट वहां पर हो गया। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर कहता है फ्रांसीसियों ने हिंद चीन के लोगों को फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी जाने लगी। फ्रांसीसियों ने क्या किया, कि फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा देने लगी। अब देखिए भारत को क्या किया, भारत में भी तो ऐसा ही हुआ था, वो अपनी भाषा में शिक्षा देते थे। ठीक है, अंग्रेजी शायद माध्यम से। तो क्या हुआ, जब शिक्षा देने लगे फ्रांसीसी भाषा में हिंद चीन के लोगों को या फिर वियतनाम के लोगों को, तो फ्रांसीसी को शिक्षा के प्रसार के सकारात्मक प्रभाव का डर था। इसलिए डर था क्योंकि वो फ्रांस का जो भी भाषा था वो पढ़ रहा था, और पढ़ने के बाद क्या करता है, जो पढ़ लेता वह उसके विरुद्ध काम करने लगता कि ये दूसरा देश हम पर क्यों आकर कब्जा किया। इसलिए इसका डर था, किसको, फ्रांस के लोगों को इसका डर था, सकारात्मक प्रभाव का डर था कि जो फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी जा रही है उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, वो भी किस पर, मतलब उन लोगों पर, हिंद चीन के लोगों पर, और वो क्या करेंगे, हमारे विरुद्ध कुछ षड्यंत्र रचेंगे। तो इसलिए स्कूल के अंतिम साल की परीक्षा में अधिकतर स्थानीय बच्चों को फेल कर दिया जाता था। अधिकतर स्थानीय बच्चे जो हिंद चीन में रहते थे, जो भी बच्चे जो पढ़ते थे, उनको क्या कर दिया था, फेल कर दिया जाता था, और हनोई विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया। कहने का अर्थ है हनोई विश्वविद्यालय मतलब जो आगे की शिक्षा होती है वो विश्वविद्यालय से जिसे प्राप्त किया जाता है उसको बंद कर दिया गया, जो कि हनोई। ठीक है, हनोई में जो था विश्वविद्यालय उसको बंद कर दिया गया। ठीक है, फ्रांस के लोगों ने उसको बंद कर दिया। ठीक है, स्कूल के अंतिम साल की परीक्षा में क्या किया जाता था, वहां के अधिकतर स्थानीय बच्चों को फेल कर दिया जाता था। इसलिए फेल कर दिया जाता था तो ज्यादा उनको पढ़ाया नहीं जाता था, बस थोड़ा सा पढ़ा दिया जाता था जिससे उनका काम चलते रहे। इतना पढ़ाया जाता था कि वो हमारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र न रचे, हमको हटाए नहीं। ठीक है, बस इतना ही पढ़ाया जाता था। उसके बाद अगला पॉइंट है कि हिंद चीन के रबड़ बागानों, फार्मों, खानों में मजदूरों से एक तरफा अनुमत व्यवस्था पर काम लिया जाता था। इन सभी कामों में क्या किया जाता था, मजदूरों से एक तरफा अनुमत व्यवस्था पर काम। एक तरफा अनुमत व्यवस्था क्या होता है, यहाँ पर लिखा गया है कि एक तरफा अनुमत व्यवस्था एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी थी। अब बंधुआ मजदूरी क्या होता है, वहां के मजदूरों को अधिकतर अधिकार नहीं था, जबकि मालिक के पास असीमित अधिकार था। मालिक जैसा चाहे वैसा करवा सकता है, यही होता है बंधुआ मजदूरी, एक तरफा अनुमत व्यवस्था। ठीक है, एक तरफा अनुमत व्यवस्था क्या होती है, एक तरह की बंधुआ मजदूरी होती है। बंधुआ मजदूरी में क्या होता है कि इनके पास कोई अधिकार नहीं होता है मजदूर के पास, जबकि मालिक के पास असीमित अधिकार होता है। ठीक है, तो ये सभी काम किया। ठीक है, हिंद चीन के इन सभी कामों में क्या था, मजदूरों से एक तरफा अनुमत व्यवस्था पर काम लिया जाता था। एक तरफा अनुमत व्यवस्था में होता है कि जिसमें मालिक के पास असीमित अधिकार होता है, जबकि मजदूर के पास कोई अधिकार नहीं होता है जिससे वो अपना आवाज उठा सके कि हमको ऐसा पसंद नहीं है, हम नहीं करेंगे। तो ऐसा होता है एक तरफा अनुमत व्यवस्था में। ठीक, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, हिंद चीन क्या था, तो हिंद चीन दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित था। ठीक है, क्या एशिया महादेश था जो कि दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित था। हिंद चीन का क्षेत्रफल, हिंद चीन कितना दूर में फैला हुआ था, तो 3 लाख वर्ग किलोमीटर या फिर 2.8 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं, तो वर्तमान में आता है वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं, यानी कि देश आते हैं। हिंद चीन के उत्तर में, हिंद चीन का जो चौहद्दी है वो है कि उत्तर में क्या है, म्यांमार और चीन है, जबकि दक्षिण में जो है चीन सागर है, और पश्चिम में क्या है, म्यांमार के कुछ क्षेत्र आते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हिंद चीन के कुछ क्षेत्रों पे हिंदुस्तान और कुछ क्षेत्रों पर क्या था, चीन का प्रभाव था, इसलिए इसे क्या हिंद चीन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, हिंद चीन के कुछ क्षेत्रों पर हिंदुस्तान, जबकि कुछ क्षेत्रों पर चीन का प्रभाव था, इसलिए इसे हिंद चीन के नाम से जाना जाता था। हिंद से कह सकते हैं हिंदुस्तान, और चीन से मतलब चीन ही। ठीक,
उसका अगला पॉइंट कहता है कि वियतनाम के तोंकिन और नाम पर चीन का प्रभाव था। वियतनाम तोंकिन नाम यानी कि कहने का अर्थ है वियतनाम पर किसका प्रभाव था, तो चीन का प्रभाव था, जबकि लाओस और कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। 14वीं शताब्दी में क्या किया, भारत का एक राजा था जो कि कंबुज राज्य की स्थापना किया था, जो कि 16वीं शताब्दी में उसका पतन हो गया। कंबुज के भारतीय संस्कृति क्या था, एक प्रधान केंद्र था। क्या था, भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र कौन था, तो कंबुज था। कंबुज क्या है, कंबुज एक राज्य है, एक क्षेत्र है। 12वीं शताब्दी में राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण करवाया था। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, कंबोडिया में है, जो कि किसने निर्माण करवाया, राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में करवाए थे। ठीक है, उसके अगला है कि हिंद चीन में व्यापारिक कंपनियों का आगमन। उसके बाद क्या होता है, हिंद चीन में व्यापारिक कंपनियों का आगमन होता है, जो कि 1510 में सबसे पहले पुर्तगाली आता है हिंद चीन में, जो कि मलक्का को व्यापारियों का केंद्र बनाता है और उसके बाद अपना व्यापार शुरू करता है। ठीक है, उसी प्रकार से पुर्तगाली के बाद जो आता है डच आता है, इंग्लैंड आता है और फ्रांस आता है, जो कि फ्रांस लास्ट में आता है। तो फ्रांस ने क्या किया, उस पर कब्जा कर लिया। क्या किया, हिंद चीन के देशों पर कब्जा कर लिया। नोट में लिखा गया है कि हिंद चीन में जो भी फ्रांसीसी थे उनको कोलन कहे जाते थे। ठीक है, हिंद चीन में जो भी फ्रांस देश के लोग थे उनको क्या कहा जाता था, कोलन कहा जाता था। हिंद चीन के द्वारा कुछ काम किया नहीं, हिंद चीन में फ्रांस के द्वारा कुछ कार्य किया गया है। सबसे पहले तो उसने क्या किया, शोषण किया इन सभी चीजों पर। उसके बाद कुछ काम किया, कृषि में काम किया, जिसके कारण क्या हुआ, विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया। ठीक है, हिंद चीन। उसके बाद है वियतनाम बना। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि फ्रांसीसियों ने उत्तर एवं दक्षिण में हिंद चीन तक क्या किया, विशाल रेल नेटवर्क एवं सड़क का जाल बिछवाया। ठीक है, ये क्यों बिछवाया, क्योंकि वो ले जाने के लिए बिछवाया था। ठीक है, अपने फायदा के लिए। चौथा काम है कि फ्रांसीसियों ने हिंद चीन को फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दिया जाने लगा। फ्रांसीसी जो लोग थे वो क्या किए, वहाँ के हिंद चीन के लोगों को क्या किए, फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी जाने लगा। और स्कूल के लास्ट की परीक्षा में क्या होता था, अंतिम परीक्षा में अधिकतर विद्यार्थियों को फेल कर दिया जाता था, ताकि वो अधिक पढ़ लिख कर क्या करे, हमारे विरुद्ध षड्यंत्र न रचे, हमको यहाँ से भगाए नहीं। इसलिए उनको स्कूल के अंतिम साल की परीक्षा में क्या किया जाता था, फेल कर दिया जाता था। और कुछ विद्यार्थी यदि पास भी होते थे तो उनको आगे पढ़ने के लिए विश्वविद्यालय नहीं था, क्योंकि हनोई विश्वविद्यालयों को बंद कर दिया गया था। हिंद चीन के रबर बगानों, फार्मों, खानों में मजदूरों से एक तरफा अनुबंध व्यवस्था का काम लिया जाता था। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या होता है, तो एक तरफा अनुबंध व्यवस्था में मतलब मजदूरों के पास कोई अधिकार नहीं होता है, जबकि मालिक के पास असीमित अधिकार होता है। तो आज हम लोग ये सब पढ़े। ठीक, यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास में।